साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल। आज मैं अपनी सेहत के बारे में जानकारी वाली जो 2 वीडियो दिए थे उसके बाद का तीसरा और आखिरी वीडियो बना रहा हूँ। सेहत के बारे में हमने आपको कैसे मक्खियाँ, सेहत की क्या इम्पोर्टेंस है, सेहत की मक्खियाँ कैसे उसको बनाती हैं, और आज मैं बताऊँगा कि छत्ते से कैसे हनी निकाला जाता है और हनी अपनी प्योरिटी के आधार पर रॉ, प्योर और रेगुलर जो कहलाता है उसके क्या मायने हैं और हमें खरीदते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए। साथियों, जब मधुमक्खी अपना छत्ता तैयार कर देती है उसकी पहचान ये होती है कि हनी कॉम्ब के जो सेल्स होते हैं वो वैक्स से सील हो जाते हैं, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो जो बी कीपर्स होते हैं वो जान जाते हैं कि अब हमको इससे हनी निकालने का समय आ गया है, और इसके लिए सबसे पहले वो जितना संभव होता है बीज को कॉलोनी को बचाते हुए जितनी ऊपर की मक्खियाँ होती हैं उनको हटाने का काम करते हैं, और उसके बाद जो शहद से भरा हुआ छत्ता होता है उसके जो वैक्स सील होती है उसको अनकैप करते हैं। इसके लिए अनकैपिंग नाइफ, अनकैपिंग फॉर्क, हीट गन इत्यादि उपकरणों का उपयोग होता है। ज़्यादातर लोग अनकैपिंग नाइफ का उपयोग इजी मानते हैं। उसके बाद इन छत्तों को से हनी निकालने के लिए इंडस्ट्री पर्पस पर सेंट्रीफ्यूज एक्सट्रैक्टर नाम के उपकरण का उपयोग होता है, जिसमें एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो निकला हुआ हनी होता है उस बर्तन के बॉटम में इकट्ठा हो जाता है, और निकलने वाले शहद को फिर स्ट्रेन करते हैं अर्थात छानते हैं। ये जो शुरुआती छानने की प्रक्रिया है जिसमें हम नायलॉन या मेटेलिक छन्नी या चीज़ क्लॉथ जिसकी पोर साइज 10 से 1000 माइक्रोन की होती है उससे हम जब छानते हैं तो वो उससे उसमें पड़े वैक्स, क्रिस्टल्स, इंसेक्ट आदि के पार्ट्स ये सब छन के बाहर आते हैं। ये इन्हीं बड़े पार्टिकल्स को छांटता है, इसलिए इसको मैक्रो फिल्ट्रेशन भी कह देते हैं। ये जब इस छनाई के बाद जो शहद हमको मिलता है उसको हम रॉ हनी, स्ट्रेन्ड हनी या अनपास्चराइज्ड हनी कहते हैं। जब इसको आगे प्रोसेस करना होता है, इस एडवांटेज को देखते हुए कि इसमें कहते हैं कि फर्मेंटेशन की अगर कोई गुंजाइश है तो वो कम हो जाए, अगर उसमें सेल्फ लाइफ और बढ़ जाए, उसमें हल्का सा भूरा रंग और अच्छा आ जाए जो स्टैंडर्ड रंग कहलाता है, तो इन सब एडवांटेजेस के लिए तो हम इसको माइक्रो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं। इसको प्रोसेसिंग ऑफ हनी कह सकते हैं। इसके अंदर उसको 0.1 से लेकर के 10 माइक्रोन के फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना होता है, और जब इससे गुजरना होता है तो चूँकि हनी बहुत गाढ़ा चिपचिपा होता है तो इसको पहले हीट करना पड़ता है। ज़्यादातर इसको इंफ्रारेड लैंप इत्यादि से करते हैं, और इससे इसकी विस्कोसिटी थोड़ी कम हो जाती है, तरल हो जाता है, तो ये छाना जा सकता है। हाँ, जब हम कहते हैं कि इसको छानते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं हीट से तो इसका कई एडवांटेज भी होते हैं। एक, इसका मॉइस्चर कम हो जाता है, पीएच घट जाता है, इसमें उपस्थित बैक्टीरिया, दूसरे माइक्रोब्स, ईस्ट सेल्स इत्यादि मर जाते हैं। इससे चांसेस ऑफ फर्मेंटेशन घट जाता है, सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और इसके अंदर एक विशेष प्रकार का भूरापन आ जाता है। स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग में जो कलर आता है अगर वो कम प्रोसेस रह जाएगा तो उसमें कम भूरापन आएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो डार्कर हो जाएगा। इससे इसमें जो है
प्राप्त जो हनी होता है इसको हम लोग फिल्टर्ड हनी, पाश्चराइज्ड हनी कहते हैं। शहद की सेल्फ लाइफ बरसों तक होती है, अत्यधिक लंबी होती है। सामान्य तौर पर अगर हम इसको ठंडे सूखे स्थान पर रखें अर्थात सन की हीट या दूसरी किसी हीट से बचा के रखें तो प्रैक्टिकली ये बरसों दशकों तक कुछ भी इसमें खराबी नहीं आती है। साथियों, अब यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार समझ लें कि रॉ, प्योर और रेगुलर हनी में अंतर क्या है। रॉ हनी जैसा पहले बता चुका हूँ कि जब केवल माइक्रोफिल्ट्रेशन के पहले की जो स्थिति होती है हनी की, वो रॉ हनी कहलाता है। प्योर हनी तब हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग पाश्चराइज्ड हनी कहते हैं, और ये इस बात की सत्ता देता है कि इसके अंदर C3 C4 शुगर वाले जो टेस्ट हैं आइसोटोप के, उसमें पाई जाने वाली शुगर्स होती हैं, कॉर्न शुगर, ये सब इसमें नहीं है। और रेगुलर हनी उन्हें कहते हैं जो पाश्चराइज्ड ही हैं और इनके अंदर कोई गारंटी नहीं है कि इसके अंदर कॉर्न शुगर या पोटैटो शुगर या इस तरह की शुगर नहीं मिली है। तो पाश्चराइज्ड हनी में और रॉ हनी में अंतर केवल जो बेसिक आता है, अगर बेनिफिशियल की दृष्टि से देखें तो ये ज़रूर आता है कि बेनिफिशियल एंजाइम्स और दूसरे पॉलेंस एट्सेट्रा ये जो है पाश्चराइज्ड में थोड़े कम हो जाते हैं। साथियों, यहाँ पर कुछ वहम है हम लोगों के बीच में। एक मिथ है कि शहद अगर जम जाता है तो ये अशुद्धता की पहचान है। साथियों, जमना शुद्धता की पहचान नहीं है। जब भी ग्लूकोज और का मालिक्यूल वाटर से जोड़ करके क्रिस्टल बना लेता है ठंडक में, तो ये क्लाउडी दिखने लगता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, जम जाता है। और अगर हम इसको कुछ धूप में रख दें या गर्म पानी के में उसका जार रख दें शहद का, तो वो फिर से उसके क्रिस्टल्स घुल जाते हैं। शुद्धता जांचने के लिए क्रिस्टल एक पैमाना नहीं है, गलत पैमाना है। और जैसा मैंने पहले बताया कि एक तो उनका शहद अगर प्योर है, मतलब कि रॉ है, तो कहते हैं कि अलग अलग स्रोतों से जो प्राप्त शहद होगा, जैसे सरसों के फूलों से प्राप्त शहद अलग रंग का होगा, अजवाइन से अलग रंग का होगा, इस तरह से अलग अलग पौधों से प्राप्त शहद के रंग अपने आप में अलग अलग होते हैं। और प्रोसेसिंग भी उसको हल्का गाढ़ा डार्क, ज़्यादा डार्क कर देता है। शुद्धता जांचने के लिए जो कुछ घरेलू नुस्खे आप जान सकते हैं, FSSAI से अप्रूव्ड हैं और लोगों के अपने घर में किए गए हैं, कि आप एक गिलास पानी में भर लें, आधा गिलास पानी भर लें और उसमें तार बनाते हुए शहद को एक चम्मच से तार बनाते हुए इसमें टपकाएं। अगर शहद होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, घुलना नहीं शुरू होगा। वहीं पर जो सुक्रोज के सिरप वाला शहद होगा, जिसके अंदर मिलावट होगी किसी सिरप की, कॉर्न सिरप की या किसी की, तो वो थोड़ा बैठेगा, थोड़ा घुलना चालू हो जाएगा और क्लाउडी हो जाएगा, जबकि इसके ऊपर पानी साफ़ सुथरा दिखेगा। दूसरा जो प्रचलित है वो है कि शहद को रुई को शहद से भिगो लें और आग लगाएं। अगर ये प्योर शहद होगा तुरंत आग लग जाएगी, अगर इसके अंदर कहते हैं कि मिलावट होगी तो आग लगने में देर लगेगी या नहीं लगेगी। तीसरा टेस्ट है, कागज़ पर एक बूंद आप शहद की टपकाएं और अगर कागज़ को उठा के नीचे से देखते हैं और कागज़ गीला नहीं दिखता है तो आप कह सकते हैं शहद प्योर है। अगर सिरप होगा उसमें तो वो गीला कर देगा कागज़। चौथा जो पॉपुलर है इसको टेस्ट करने का, कि अगर आप मिट्टी की एक रखें और उसमें एक बूंद शहद टपकाएं तो आप पाएंगे कि शहद मिट्टी में गोलाकार एक बूंद के रूप में है, उसमें लुढ़के का मिलेगा नहीं।
और शक्कर का सिरप होगा तो वो उसमें मिल जाएगा। साथियों, टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो रेगुलेटरी एजेंसी है वो है FSSAI, जो इसको मानकीकृत करती है भारत में। वो जो सिरप जो टेस्ट करती है सेहत के लिए, जो उसमें गाइडलाइन बनाए रखी है, वो C3C4 टेस्ट करती है, आइसोटोप से टेस्ट करती है। उसका नाम है आइसोटोप रेशियो टेस्ट। आइसोटोप रेशियो टेस्ट से वो C3C4 शुगर के होने को टेस्ट करती है। ये C3C4 दो तरह के प्लांट्स होते हैं धरती पर। ग्रीन जितने प्लांट्स हैं उसमें फोटोसिंथेसिस से शुगर बनती है। मेजॉरिटी 95% तक C3 प्लांट्स होते हैं और ये 5% C4 प्लांट्स होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की और दूसरे तरीकों की वजह से ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से तकनीकी रूप में अलग होते हैं। C3 प्लांट्स में राइस है और वीट है, ये सब आते हैं C3 प्लांट्स में एग्जाम्पल के रूप में। और C4 में आपका शुगर केन अर्थात गन्ना, कॉर्न आदि आते हैं। तो इसमें इनके जो कॉर्न के सिरप हो गए, पोटैटो सिरप हो गए, राइस सिरप हो गए, बीट रूट सिरप हो गए, तो इन सब को मिलाने की चर्चाएं रही हैं बाज़ार में, क्योंकि जितना बी कीपर्स हैं, जितने बी कॉलोनीज़ करके प्रोडक्शन सरकार का एस्टीमेट है, उससे कहीं ज़्यादा भारत में शहद बनता और बिकता और खपत में जाता है, बहुत ज़्यादा। इसके लिए इसमें जांच की गई, लेकिन C3C4 में पहले तो लोग फेल हुए, बाद में C3C4 टेस्ट में सब पास होने लगे। उसके बाद भी इस प्रश्न का जवाब नहीं मिल पा रहा था कि प्रोडक्शन जो समझ में आता है जितनी मतलब बी कीपर्स की तरफ से, उससे इतना ज़्यादा शहद बनता और बिकता कैसे है। तो कहते हैं कि इसका टेस्ट जब भारत में संभव नहीं पाया गया तो SMR टेस्ट, जिसको स्पेसिफिक मार्कर फॉर राइस कहते हैं, या NMR टेस्ट कहते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट कहते हैं। तो इस टेस्ट के से इन दोनों में से किसी टेस्ट से अगर आप सैंपल गुजारेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर एडल्ट्रेशन है, जो C3C4 के टेस्ट से नहीं पकड़ में आता है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिससे हमको पता लग जाता है कि इसके अंदर अदरवाइज फ्रक्टोज सिरप या राइस सिरप इसके अंदर मिलाया गया है, जो आइसोटोप रेशियो टेस्ट से पकड़ में नहीं आ रहा था। और स्पेसिफिकली अगर हमको जानना है कि राइस का है कि नहीं है, तो जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिक मार्कर फॉर राइस, उसका दूसरा टेस्ट नाम है ट्रेस मार्कर फॉर राइस सिरप अर्थात TMR टेस्ट। इनसे हमको पता लग जाता है कि इसमें एडल्ट्रेशन राइस सिरप का, राइस की शुगर का किया गया है। तो इनसे और इसकी प्रामाणिकता इस बात से पता लगी, अगर आप अलीबाबा की वेबसाइट या ऑक्शेम की वेबसाइट पे जाएंगे तो चाइना वालों ने फ्रक्टोज सिरप को इस क्लेम के साथ बेचते ही हैं कि ये C3C4 टेस्ट में पकड़ में नहीं आएगा, और हज़ारों टन इनके सिरप्स भारत में आते हैं, और शायद ये इसी पर्पज़ से ही यूज़ होते हैं कि हम हनी की उपलब्धता बढ़ा सकें, उनके रेट कम कर सकें। अगर शायद आइडियल तरीके से हनी हम लोगों को बाज़ार तक पहुँचे, जिस प्योर हनी की हम लोग बात करते हैं और बिना मिलावट की बात करते हैं, उनके गुणों की बात करते हैं शहद की, कि ये वज़न घटाने में उपयोग होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, सब होता है। अगर वो करें, शायद हम 500 से 1000 रुपये किलो का शहद खरीदने के लिए बाध्य होंगे, और आज हमको मिल रहा है 250 रुपये किलो के रेंज में। बड़े बड़े ब्रांड्स इसके अंदर ट्रैप हुए हैं, और आप लोग सुधी श्रोतागण खुद ही सर्च करें कि कौन कितना प्योर, और वह मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का नहीं बताऊँगा कि इसमें क्या है और कौन इसके साथ अप्रूव्ड है।
सेंटर फॉर एनवायरमेंटल साइंस की स्टडी आपके नेट पे मिल जाएगी, आप उससे पढ़ लें और स्टडी कर लें कि कौन सा ब्रांड लेना आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल रॉ हनी देगा या प्योर देगा, रेगुलर नहीं होगा, मिलावट नहीं होगी, जिसके अंदर NMR टेस्ट होगा या TMR टेस्ट की क्लेम होगी, वही आपके लिए प्योर होगा। इतना ही मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। और कहते हैं कि जो मैं यहाँ पर सरकार से क्या अपेक्षा रख सकता हूँ इस मोड़ पर FSSAI के थ्रू, कि एक तो जो शुगर सिरप के पर आयात हो रहा है उसके ऊपर वो कहाँ पे कहते हैं कि यूज़ हो रहा है, इस पर निगरानी रखें और पता लगाएं कहते हैं कि कौन सा सिरप की इतनी मात्रा कहाँ यूज़ हो रही है, सब हनी इंडस्ट्री में तो नहीं खपत हो रही है, और क्यों खपत हो रही है वहाँ पर। दूसरा, FSSAI को अपने स्टैंडर्ड्स जो भारत में टेस्ट नहीं है, NMR और TMR सब ऐसा बताया जाता है, तो इनको जो है अपने स्टैंडर्डाइजेशन को बढ़ाना चाहिए, स्ट्रिक्ट करना चाहिए, और कहते हैं कि टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए, और कहते हैं कि इनको स्ट्रिक्ट करके लॉज को भारतीयों के लिए शुद्ध हनी जिस लाभ के लिए अपेक्षा से लोग खाना चाहते हैं उस लाभ को उपभोक्ता तक पहुँचे। वो शक्कर का सिरप, फ्रक्टोज का सिरप पी करके पतले होने के बजाय मोटा ना शुरू हो जाए, उसके अंदर कोई एंटीऑक्सीडेंट ना हो सकता 50% 70% तक मिला दिया जाए और उसमें पकड़ में नहीं आए। ऐसे टेस्ट के बजाय हमको और सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होने चाहिए। और जो ये भी काम किया सकता है कि जो हनी इंडस्ट्री की कंपनियां हैं वो सीधे हनी बी कीपर से संपर्क में रहें, और वो वहाँ पर कहते हैं कि प्रोडक्शन से लेकर के उनके प्रोसेसिंग तक एक संवेदनशीलता के साथ काम करके उपभोक्ताओं को सच्चा शहद उपलब्ध करा सकें। यहाँ पर कुछ क्लेम्स किए जाते हैं कि बी के साथ मतलब यानी कि क्रुएल्टी भी है इस इंडस्ट्री के में, और मैं इसके बारे में बहुत कुछ बता पाने में सफल नहीं हो सकता आपके सामने। अगर ऐसा है तो सरकार को ये भी जानना प्रोसेस करना चाहिए कि लीस्ट क्रुएल्टी के साथ मैक्सिमम और पर्यावरण के संरक्षण के साथ मैक्सिमम हनी प्रोडक्शन जो रॉ टू प्योर हो, जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो, ऐसा भारतीयों के लिए शहद उपलब्ध कराया जा सके। तो यही मेरी इस वीडियो बनाते वक्त अपेक्षा आप सुधी श्रोताओं के थ्रू अपने सरकार से रहेगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को इसी तरह से पसंद करते रहिए, सुनते रहिए, अपने ज्ञान के वर्धन के साथ इसको लोगों के ज्ञान वर्धन करिए, और मिलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।